गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहिए क्या हाल चाल, ठीक है? सभी बच्चे ठीक हैं? यस, बिल्कुल। चलिए हम लोग आज 10th क्लास का एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। वे मैथ है, विषय मैथ, चैप्टर सांख्यिकी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। काफ़ी दिन से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ थे, जिसके कारण मैं समय पर क्लास नहीं ले रहे थे। पिछले क्लास में लिए थे, उसमें हम आप लोग को बताए थे सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक में आप लोगों को सबसे पहले माध्य पर चर्चा किए थे। माध्य आंकड़े पर आधारित, माध्यक की चर्चा फिर होगी, बहुलक की चर्चा होगी। मतलब हम लोग हर एक चीज़ों को आसानी पूर्वक समझेंगे और उसको बनाएंगे। यह 10th क्लास के लिए एक अच्छा चैप्टर माना जाता है, जिससे एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर का प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, चाहे वह प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो एवं सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न माध्य, माध्यक, बहुलक से भी आता है, जिसमें आंकड़े पर आधारित रहते हैं प्रश्न, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारणी पर आधारित रहता है। अगर मेरा आंकड़े पर आधारित प्रश्न माध्य को देखना हो तो पीछे की क्लास का जो रिकॉर्ड क्लास है आप उसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलो आज हम चर्चा करते हैं माध्य का। किस चीज़ का चर्चा करेंगे बाबू? माध्य का। इसमें आप लोग को आंकड़े पर आधारित पढ़ाया गया है। आज हम लोग माध्य सारणी पर आधारित पढ़ाएंगे। जैसे वर्गीकृत, जैसे कोई बंटन दिया हुआ रहता है, बारंबारता बंटन, उसको माध्य कैसे बनाना है, इस बातों पर चर्चा करेंगे। यहाँ माध्य बनाने के लिए 3 विधि का उपयोग होता है। ठीक है? माध्य बनाने की कितनी विधियां हैं? 3। यानी सारणी आधारित या वर्गीकृत आधारित, सारणी आधारित या वर्गीकृत आधारित माध्य 3 तरीका से बनता है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा बाबू कल्पित माध्य, तीसरा है पग विचलन विधि। ये 3 है। 3 विधियों में सबसे ज़्यादा विधि जो होता है, जो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सारणी पर प्रत्यक्ष विधि या पग विचलन विधि या कल्पित विधि का माध्य बनाने के लिए सारणी में किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। बस समझ रहे हैं बच्चों? क्या समझ में आ रहा जी? हैं? यस सर, वेरी गुड। देखिए
सबसे पहले जानेंगे, जैसे कहने का अर्थ है कि किसी चीज़ को हम लोग बनाते हैं तो आवश्यकता होती है। जैसे आप चाय ही बनाने जाते हैं तो सिद्धमान का होता है ना कि भाई चाय हमको बनाने के लिए कह दिया, तो चाय बनाने के लिए हमको दूध, चीनी, चायपत्ती आदि चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से माद बनाने के लिए हम ये जानेंगे कि सारणी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। जब हमको ये पता हो जाएगा तो माद आसानी पूर्वक बनाएंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे, पहले जान लेते हैं कि सारणी में क्या होनी चाहिए। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि माद बनाने के लिए सारणी में वर्ग चिन्ह, आप इसे चरमान कह सकते हैं। और क्या होनी चाहिए बाबू? बारंबारता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपका वर्ग चिन्ह न दिया हुआ हो तो वर्ग चिन्ह के स्थान पर आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा। अगर वर्ग चिन्ह ना दिया हुआ हो तो वर्ग चिन्ह के स्थान पर क्या दिया हुआ रहेगा? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल भी दो प्रकार के होते हैं जो हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। एक किसका होता है? वर्ग चिन्ह। जैसे देखा जाए, हम सबसे पहले आज करेंगे चर्चा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माद बराबर क्या होता है? माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा, इसको क्या कहते हैं बाबू? सिग्मा। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है बाबू? इसका अर्थ होता है योग। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? योग। ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया, सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया, एफ मतलब होता है बारंबारता और एक्स मतलब होता है वर्ग चिन्ह या चरमान, आप इसे कह सकते हैं। एफ क्या है? बारंबारता। एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह। अब यहां देखो कि एफ एक्स है, तो एफ एक्स मतलब क्या हुआ? बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। और इसमें जब सिग्मा लगा हुआ है तो इसको हम योग कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग। सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा? अभी अभी हम बताएं
कि एफ बारंबारता कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी बारंबारताओं का क्या योग, बारंबारताओं का योग। तो इसको लिखेंगे बारंबारता का योग। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। क्या जी सोनू, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर। धैर्य रखिए, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप जी? यस सर, बिल्कुल। चलिए देखिएगा, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, जैसे मान के चलिए आपका कहा जाए निम्न सारणी का माध्य निकालें। अब सारणी क्या है, तो सारणी में यहाँ दे देगा आयु और यहाँ दे देगा, मान के चलिए बच्चों की संख्या। ठीक है, तो इसको मैं आयु, जैसे आयु मान के चलिए कि आप लोग एक विद्यालय में पढ़ते हो, ठीक है, या एक समाज में रहते हो, गांव में रहते हो, टोले में रहते हो, तो उस टोलों में कई लोग रहते हैं। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी दादा हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, दोस्त हैं, चाचा हैं, चाची हैं। तो क्या सबका उम्र एक जैसा ही रहता है? नहीं, कुछ लोग छोटे होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग आंकड़े में इकट्ठित करते हैं। जैसे कोई आता है, मान के चलिए कि कोई सर्वे वाला आता है, तो उसमें कॉलम बना हुआ रहता है कि नहीं है? कॉलम रहता है ना जी। अब उस सभी कॉलम में आपके मुखिया का नाम पूछेगा, घर का, फिर आपके घर में कितने सदस्य हैं जिसका नाम पूछेगा, फिर आपका पूछेगा कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं, घर में क्या क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ पूछेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे आयु की चर्चा किया जाए तो मान के चलते हैं वर्षों में, जैसे मान के चलिए कि 0 से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। अब इसमें मान के चलिए कि लोगों की संख्या कितना है। अगर इसमें लोगों की संख्या 10 है, अगर इसमें लोगों की संख्या 8 है, इसमें लोगों की संख्या 15 है, इसमें लोगों की संख्या 7 है, इसमें लोगों की संख्या 6 है। अब इसको क्या बनाना है हमको, ऐसे क्वेश्चन को हमको माध्य बनाना है, और वे भी प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे। सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि माना जाता है माध्य के लिए। अगर आपके एग्जाम में भी आएगा तो आप इसी विधि का प्रयोग कीजिए, आपको कम समय भी लगेगा। कल्पित माध्य अगर आपसे फरमाइश पूछा जाए तो आप कल्पित माध्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन सीखना हम लोगों की तीनों विधियाँ हैं। ठीक है, सीखना क्या है, तीनों विधियाँ। चलिए
अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे एग्जाम में? देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम में कॉपी लिखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग एग्जाम में क्या छोड़ कर आते हैं? लिखावट, कॉपियाँ, जिससे वहाँ के जांचने वाले मेरे कॉपी को देखे, लिखावट को देखे और देखकर ये तुलना करे कि हमारा लिखावट जो है अन्य बच्चों से बेहतर हो, अच्छा हो, जिससे हमारा मार्क्स में कोई दिक्कत ना हो मिलने में। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है बाबू, सोल्व लिख दिए। सबसे पहले इसको हम इसी प्रकार से सारणी बनाएंगे, जो जैसे दिया हुआ है हम उस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, इतना ले लिए, इसमें फिर हम ले लेते हैं ये हो गया, इसमें लिख देते हैं ये चार को क्यों बनाएं? अब बात को समझिएगा। फिर क्या है, आपको 0 से 6, ई आपको क्या देल है? वर्ग अंतराल। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से कितना है बच्चों? 30। अब इसको कॉलम में देखेंगे, यहाँ आपको बारंबारता, ठीक है, और ये दोनों की आवश्यकता जो पड़ती है उसको हम निकालेंगे। बारंबारता में क्या लिखाएगा जो देख लीजिए, पहले इसको कॉलम जैसा है वैसा बना लेंगे सुंदरमय से। ठीक है, ये हो गया 0 से 6। 0 से 6 का मतलब हो गया कि 0 से 6 उम्र के बच्चे की संख्या कितना बताया जा रहा है? 10। तो यहाँ क्या बढ़ाएगा? बारंबारता में 10 बढ़ाएगा। फिर क्या है? 8। फिर क्या है? 15। फिर क्या है? 7। फिर क्या है? 6। अभी हम आपको बताएं कि माद बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो माद बनाने के लिए लिखाया हुआ था कि माद बनाने के लिए वर्ग चिन्ह और बारंबारता, ये 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वर्ग चिन्ह नहीं दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह हम सबसे पहले निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा जो देखिए, यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं CI, इसको क्या बोलते हैं F, इसको क्या बोलते हैं X। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना। 0 से 6, 6 को 2 से डिवाइड देंगे 3, ये कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? ये देखिए कितना का अंतराल है? 6 का, तो ये 6 बढ़ते जाएगा। 15, 15 हो गया, 21, ये कितना हो जाएगा? 27। अब यहाँ लिखेंगे fx। fx का मतलब हो गया कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। बारंबारता और वर्ग चिन्ह का क्या होगा बच्चों? गुणनफल। क्या कोई दिक्कत? सबको गुना आ जाएगा? कर लीजिएगा, छोड़ दें?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसको गुना करते हैं तो ये 10 दिए कितना हो जाएगा 30, 72 हो जाएगा, 225, 7 7 दूनी 14, 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, इतना हो गया। हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ पर ही देखो, ई एफ है, हम सिग्मा यहाँ एफ लिख देते हैं। सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है, 8 5 13 7, 13 7 20, 20 6 26 के 6 हासिल 2, 2 1 3 1 4। यहाँ सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 5 2 7 7 14, 14 2 16 के 6 हासिल 1, 3 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 से 1, 23 के 3 हासिल 2, 2 1 3 1 4, 4 2 6, कितना हो गया 636। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमने यूज करेंगे, हमको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो यहाँ से आ जाएगा 636 बटा कितना है 46। अब 636 को 46 से डिवाइड करो, क्या आएगा, डिवाइड आता है, देखिए कितना मरतबा लगेगा, एक मरतबे 46 7 1 6। अब कितना मरतबा लगेगा, देखिए 4 मरतबे लगेगा, 4 चौको 16, 160, 6 चौको 24, नहीं लगेगा, 3 मरतबे, 6 18, 1 4 12 1 13, कितना हो जाएगा 8 और 3 38, पॉइंट बैठेगा 0, कितना हो गया 380। जब 380 हो गया तो 8 मरतबे लगा के देखो, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 चौको 32, अब 32 से 4 36, कितना हो गया 2 1 12 और 112, गलती क्या ले, सॉरी 38 होगा ना जी, 12 फिर 1 0। ठीक है, अब कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे लगेगा, 46 दूनी 92, बच गया 8, ये हो गया 2। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि 13.82 इसका क्या होगा, माध्य होगा। आया समझ में? हम इस तरह से प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम इस क्वेश्चन को माध्य निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो वे फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्लास में हम आप लोगों को और भी एग्जाम्पल देकर बताएंगे। ठीक है, हम लोगों को प्रत्येक तरह के प्रश्न को देखना है जिससे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न छूटता है तो अनेक प्रकार के हमारे मन में विचार आता है। ठीक है, और वे हम लोग क्लासरूम में ही, ठीक है, ये विचारों को प्रकट करेंगे, देखेंगे कि हमारा कहाँ छूट रहा है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसे ही उतार लीजिए।